गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए हम लोग आज 44th क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। 44वां क्लास, 42nd क्लास मेरा हुआ था, 43rd क्लास आनंद सर का हुआ था इंग्लिश ग्रामर कल, और आज 44th 44वां क्लास। तो मैंने अपने क्लास में जो मैंने परसों 42वें क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था, फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया था, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है और ज़्यादातर बच्चों का होमवर्क अच्छा है, सही है। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका होमवर्क सही है, एक आध प्रश्नों को छोड़ करके, है ना। तो मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा। तो वो हैं दीपक 10C, लाडली 10A, शशि 10B, मुस्कान 10A, शिप्रा 10A, रिमझिम 10B, प्रेरणा 10A, नीतीश 10A, सुहाना 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट है, शिवानी 10A, मनीषा 10C, अमोली 10A, आलोक 10A, स्वाति 10A, मुस्कान 10B, संतोष न्यू स्टूडेंट्स है, गौरव राज 10D, हेमंत 10B, नंदनी 10A, श्रेया रानी 10A, अंजलि 10A, आस्था 10B, साक्षी 10A, रविता 10B, नैना 10B, सानिया प्रवीण 10A, कृति 10A और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। बहुत बढ़िया बात है, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, है ना। फिजिक्स में अभी तक हम लोग 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, सॉरी मैथ में 9 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चला होगा कि लगभग 1.5 महीने के क्लास में, ये 44वां क्लास मतलब 1.5 महीने के क्लास में लगभग आपने मैथ 9 चैप्टर ख़त्म कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप यदि इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंस्टीट्यूट में आप उतना नहीं पढ़ सकते हैं जितना आप अभी ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और एक मैं सूचना दे दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पिछले कई दिनों से फ़ोन आया था कि सर, न्यू स्टूडेंट्स का, कि सर मुझे एडमिशन कराना है। तो उन्हें ये कह दिया गया था कि अभी इंस्टीट्यूट बंद है। तो मैं अब उन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि आप एडमिशन यदि कराना चाहें तो सोमवार से शनिवार के बीच किसी भी दिन 6 से 9 बजे के बीच सुबह में इंस्टीट्यूट पहुँच करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ऑफिशियल वर्क के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है। आपको किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो इंस्टीट्यूट से संबंधित तो आप सुबह 6 से 9 बजे के बीच वहां जा कर के अपना काम करवा सकते हैं, एडमिशन हो या फिर कोई और अन्य काम हो, है ना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात और, फिजिक्स हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे, फिजिक्स हो गया था। एक आध सवाल नहीं बना तो कोई बात नहीं, वो बाद में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, या फिर बहुत सारे बच्चों को मैंने दूसरे की कॉपी भी फॉरवर्ड कर दी है। यदि आपको भी लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि तो फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ एक आध बच्चे का छूट भी गया होगा फॉरवर्ड करना, है ना। जो मैसेज थोड़ा पुराना हो जाता है वो नीचे चला जाता है बॉक्स में, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो। ज़्यादातर मैंने प्रयास किया है कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो। खैर, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, इसमें यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो ऑनलाइन क्लास में, तो आपको मैं ये भी सुविधा देता हूं कि आपके पास मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पर्सनली भी यदि विजिट करना चाहें तो आप फ़ोन करके हमसे बात कर लेंगे, अपॉइंटमेंट ले लेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, मुझे ऑनलाइन ये क्लास नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कई बार प्रयास किया, तो आपको मैं अलग से मतलब पर्सनली भी बुला करके मैं आपको क्या करूँगा, आपका सॉल्यूशन दूंगा, आपको प्रॉब्लम दूर करूँगा, या तो इंस्टीट्यूट में या तो अपने आवास पर, जहाँ भी हो। लेकिन हाँ, जब भी आप आएँ मास्क लगा करके आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आएँ, है ना। वो सब आपको ध्यान रखना है अभी कुछ दिन तक। और चलिए, हर तरह की सुविधा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हम आपका इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। मैं कुछ दिन और देखूंगा, नहीं तो और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको घर बैठे दी जाएगी, लेकिन आपके रिजल्ट में
किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आपका रिजल्ट हर हाल में अच्छा होना चाहिए, ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज़ है ना। और जहाँ तक सिलेबस ख़त्म करने की बात है तो उसके लिए 6 महीना काफ़ी है। 6 महीना भी यदि सही से हमने पढ़ा दिया आपको तो दावा रखिए 80% में कहीं कोई दाग नहीं है। इसके ऊपर आपने देखा इस बार 80% से ऊपर कई बच्चे हैं, हाईएस्ट 89.6% है, 88%, 87, 85, कई बच्चे 80% से ऊपर। तो खैर आपका भी रिजल्ट उससे भी अच्छा होगा, चिंता ना करें, बस आप हमारा सहयोग करें और हम आपका सहयोग करेंगे, है ना। चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर खत्म हो गया, एब्रा R/2 सिद्ध करना है, वो भी हो जाएगा। मैं आज मैथमेटिक्स पढ़ाने के मूड में हूँ, तो मैंने द्विघात समीकरण एक नया चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह चैप्टर आपको अभी आसान पड़ेगा क्योंकि आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है। 2.1 से लेकर के 2.3 तक आपने द्विघात बहुपद पढ़ लिया है और इसी के तर्ज पर है द्विघात समीकरण। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। मान लीजिए कोई है x² - 3x + 2, मान लीजिए ये 4 है, ये चारों द्विघात बहुपद है ना, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.3 में पढ़ा था। x² - 3x + 2, 5x² - 10x x², ये सारा क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात क्या है, बहुपद है। यदि हम इसमें बराबर करके कुछ भी दे दें, 0 दे दें, 1 2 3, मतलब बीच में बराबर आ गया तो ये बन गया द्विघात समीकरण। देखिए कैसे है द्विघात समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है, द्वि जोड़ घात, मतलब ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, है ना। आप लिख लेंगे अपनी कॉपियों पर, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो आप देख रहे हैं कि इसका घात कितना है, 2 है, तो घात 2 है तो यह समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण है ना। इसका घात 2 है तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। 2 घात वाला है तो द्विघात समीकरण, ये भी 2 घात वाला है। यदि बराबर 0 नहीं लगाते तो यह द्विघात बहुपद हो जाता। बस इतना ही अंतर है बहुपद। कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि पूछा जा गया है कि x² + x + 1 बहुपद का, ध्यान दें, संगत समीकरण क्या होगा, संगत समीकरण ... होगा। कुछ नहीं करना है, x² + x + 1 = 0, बस हो गया। ये बहुपद था, बहुपद को हम समीकरण में कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसका संगत समीकरण क्या हो गया, उतना बराबर 0, है ना। जैसे कि मान लीजिए यह भी एक द्विघात बहुपद है, घात 2 है। आप ये नहीं सोचेंगे कि द्विघात समीकरण है तो 3 टर्म होना जरूरी है, नहीं, 2 टर्म भी हो तो भी वह द्विघात है, द्विघात समीकरण है। 1 टर्म है तो भी, देखना क्या है, घात 2 होना चाहिए, सबसे मैक्सिमम बड़ा पावर 2 होना चाहिए। यहाँ भी सबसे बड़ा पावर 2 है, यहाँ भी सबसे बड़ा पावर 2 है, यहाँ भी सबसे बड़ा पावर 2 है, यहाँ भी सबसे बड़ा पावर 2 है। तो क्या हो गया, सारे द्विघात समीकरण है, सभी क्या है, टर्म नहीं गिनना है कि 1 2 1 2 3 1, उससे कोई मतलब नहीं है।
घात से मतलब है, पावर कितना होना चाहिए, 2, पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। और किसी भी बहुपद को हम संगत समीकरण में तब्दील कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, उतना बराबर 0 कर देंगे, वह उसका संगत समीकरण हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, अपने कॉपियों पर लिख लेंगे कि ऐसा समीकरण है, मतलब बीच में बराबर होगा, चाहे उधर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन बीच में बराबर होगा, तभी वह समीकरण है। ऐसा समीकरण जिसका घात का मतलब पावर, जिसका पावर क्या हो, 2 हो, जिसका पावर 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो। चलिए, एक द्विघात समीकरण है x² - 3x - 4 = 0, है ना। घात 2 है, बराबर भी है बीच में, मतलब द्विघात भी है, और समीकरण भी है, मतलब द्विघात समीकरण है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक, लेकिन आर का उच्चारण नहीं होता है, आर साइलेंट होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें जो x का मान निकलता है, याद कीजिए, जब बहुपद में x का मान निकालते थे उसको शून्यक कहते थे, क्या कहते थे। और यहां पर जो x का मान निकलेगा समीकरण में, इसको मूल कहा जाएगा, रूट। क्या कहा जाएगा, रूट्स या रूट, जो बोलिए। x का जो वैल्यू निकलेगा, कोई भी, मान लीजिए यहां y रहता तो y का मान निकालते, z रहता z का मान निकालते, a b c d अल्फा बीटा कुछ भी रहता उसका मान जो निकालते, ये जो चर का जो भी वैल्यू आता है वेरिएबल का, उसको मूल कहा जाता है, रूट कहा जाता है ना, मूल। वहां पर x का मान को क्या कहते थे, शून्यक, जीरोज। यहाँ रूट कहा जाता है, मतलब मूल कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह निकालेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका निकालना है, इसका 2 तरीका है x का मान निकालने का। हम 2 तरीका से x का मान निकाल सकते हैं। वहाँ हमने एक तरीका सीखा था, वो कौन सा तरीका था, गुणनखंड करके। x का जो वैल्यू निकालते हैं वो गुणनखंड करके निकालते हैं, एक तरीका तो वो था। और एक और आज हम लोग न्यू तरीका, सूत्र विधि से अभी हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग पहले बेसिक पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप खुद बनाने लगेंगे, जैसे कि उधर हमने 4 विधि 5 विधि पढ़ लिया था, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, उसके बाद चैप्टर शुरू किया तो फिर स्पीडली खिंचा गया, आपको पढ़ने में मजा भी आया, है ना। तो उसी तरह से करेंगे। देखिए, पहला तरीका क्या था, गुणनखंड विधि से x का मान लीजिए यहां पर रहेगा मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या रहेगा, मूल, वही बहुपद रहता तो रहता था शून्य ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करें, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब कोई बच्चे यदि पूछते हैं कि सर ये कैसे आया, तो ये तो गलत बात है। बहुपद में हमने कई गुणनखंड पढ़ा था, बहुपद से पहले भी गुणनखंड पढ़ा था, आपने 9th में भी गुणनखंड पढ़ा होगा, 9th 8 में तो पढ़ा ही होगा, 10th में भी मैंने पढ़ाया है, बताया है आप लोगों को। यदि आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम है तो फिर वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, पहले आपको गुणनखंड सीखना होगा, नहीं तो 2.123 में भी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कई जगह प्रॉब्लम होगा। तो यदि आपको गुणनखंड में दिक्कत है तो फिर वो अलग से आपको समझना होगा, है ना। अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, -3x को तोड़ के क्या लिखेंगे, -4x + x। शॉर्ट में हम बता देते हैं कैसे करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, 4 × 1 4, प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार में हमको लाना है कितना, -3x। इन दोनों को गुना कर दिए, 2 2 4, 2 × 2 4, एक अलग, दोनों में x लगा दिए, 4x और 1x। 1 देने की ज़रूरत नहीं है, 1 छिपा हुआ रहता है। उसके बाद -3x लाना है, तो बड़ा में माइनस और छोटा में प्लस, तो ये हो गया मिशन सक्सेस। इसको उठा करके यहाँ ले आए, है ना। उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। आप लोग यदि दिक्कत है गुणनखंड में तो उस पार्ट को आप जाके देख लेंगे। चलिए, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, +1
x माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, मूल ज्ञात करें, या ऐसा भी लिखा रहता है हल करें। सीधा सीधी क्या लिखा रहेगा, हल करें। हल करें का मतलब ही होता है कि जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका मान निकालना है। यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, तो x का मान निकालेंगे, है ना। चलिए x माइनस 4 दोनों में है। ये सारे वीडियो आपको आगे भी काम देंगे यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे या भी और भी बहुत सारा कंपटीशन है जिसमें आपको 9-10 का ही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये हमेशा काम देगा। ध्यान से देखें, आगे भी बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो ये हो गया गुणनखंड कर ली। अब देखिए बहुपद यदि रहता था तो एक लाइन भाषा लिखते थे हम लोग। यहाँ पर उपरोक्त बहुपद का मान 0 होगा, याद कीजिए, वो यहाँ नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पहले से इतना गुना इतना बराबर 0 है और ये वाला बराबर 0 बहुपद में नहीं रहता था, इसलिए वहाँ पर भाषा लिखना आवश्यक था। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, है ना। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4 उधर चला गया, प्लस 4 हो गया। यदि ये वाला x प्लस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, इसलिए x का 2 मान निकला, एक 4 और एक माइनस 1। एक बात और, मैंने जो परसों वाला क्लास लिया था 42वां क्लास, उसमें 5 नंबर जो सवाल था न्यूमेरिकल्स, उसमें भी बराबर मैंने लिख दिया था 48, माइनस छूट गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने भी माइनस छोड़ दिया। नहीं, ऐसा हो सकता है कि बताने में हमसे कहीं मिस्टेक हो जाए, छूट जाए। आप घर में आराम से बनाते हैं, देख लें इस तरह की कोई गलतियां यदि हो तो आप सुधार के होमवर्क भेजें। बहुत सारे बच्चों ने माइनस छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। चलिए ऐसा ना करें, मतलब आप जो है उसको सुधार लें, है ना। मैंने इसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया था कि v इक्वल टू माइनस 48 होगा, माइनस छूट गया है। जिन्होंने ध्यान दिया था उन्होंने सही रूप से बनाया था। चलिए ये सब ध्यान रख लेंगे, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाती है मनुष्य से। चलिए तो देखिए, एक आंसर तो ये हो गया x इक्वल टू 4 माइनस 1। ये किस विधि से हम लोग मूल ज्ञात किए, बोलिए, गुणनखंड विधि से। मतलब पहले गुणनखंड निकाले, भाषा नहीं लिखना है इसमें, डायरेक्ट। इसलिए इतना बराबर 0 कैसे हुआ, इतना बराबर 0 या इतना, इसको ऐसे समझिए, कोई 2 टर्म का 0 इतना गुना इतना बराबर 0 कब हो सकता है। आप ही सोचिए कि मान लीजिए a गुना b बराबर 0 कब होगा, या तो a बराबर 0 हो या तो b बराबर 0 हो, तभी ना इन दोनों का गुना 0 हो सकता है। दोनों में से यदि कोई भी 0 नहीं होगा, आप कोई दूसरा अंक लेके चलिए 0 छोड़ करके, तो इन दोनों का गुना कभी भी 0 नहीं होगा जब तक कि दोनों में से कोई एक 0 ना हो या दोनों 0 ना हो। मान लीजिए x का a का मान ले लिए 2, b का मान ले लिए 1/2, क्या गुना करेंगे 0 होगा? नहीं, 2 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, कम से कम। दोनों 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, या कम से कम एक 0। उसी तरह से इतना गुना इतना बराबर 0 कब होगा, जब या तो इतना बराबर 0 हो या इतना बराबर 0 हो। वही ना मैंने लिखा है कि इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, तभी ना इन दोनों का गुना 0 हो सकता है। उसके बाद दोनों को एक एक करके लेके चले तो x का 2 वैल्यू निकला, और इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मूल या हल। ये जो निकला ये आंसर हुआ। ये एक विधि से हमने पढ़ा, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे सूत्र विधि से। किस विधि से पढ़ेंगे? सूत्र विधि। इसको आप लोग उतार लें, मिटाता हूं मैं अब इसको। फर्स्ट मेथड हो गया ये। अब एक सूत्र विधि, द्विघातीय सूत्र होता है। द्विघातीय सूत्र, उस विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे,
x का जो भी चर होगा, मान लीजिए किसी सवाल में y है, किसी में z है, a है, b है, जो भी है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये सूत्र है ना। या इसी सूत्र को आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहा जाता है। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट का मतलब विविक्तर या विवेचक, बाय 2a, जहां अथवा लिख देते हैं, मतलब दोनों एक ही सूत्र है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जहां d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और d क्या है? डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर या विवेचक। इसको आप लोग उतार लें ध्यान से। दोनों एक ही सूत्र है, ये द्विघातीय सूत्र है। लिखने का तरीका, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए, यहाँ क्या किए, इसके बदले में d लिख दिए, जहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एक ही बात है। इसको बोलते हैं द्विघातीय सूत्र। क्या बोलते हैं? तो इस सूत्र के साथ हम चाहें तो पहले d निकाल लें। d क्या होता है? विविक्तर या विवेचक, और उसके बाद ये सूत्र लगाएं, या नहीं तो ये सूत्र लगाएंगे तो डायरेक्ट d अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो लगाइए, है ना। तो इस सूत्र की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? x का मान निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, सजा हुआ है ना? है। यदि सजा हुआ नहीं रहता, मतलब मानक रूप में नहीं होता, तो पहले हम उसको क्या करते? सजा लेते। जैसे पहले भी पढ़े हैं, a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का गुणज 1 है तो a बराबर 1, b बराबर कितना? -3, और c बराबर कितना? -4। सबसे पहले क्या हम लोग इस तरह से बनाते हैं, सामान पहले जुटा लेते हैं, तब खाना बनाने में सहूलियत होता है ना। तो सामान में d निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट मतलब विविक्तर या विवेचक ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस 9। देखिए b का मान -3 था इसलिए ब्रैकेट में रखे, -4a, c का भी मान माइनस में था तो ब्रैकेट में रखे। a बराबर 1, इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं रखे? क्योंकि 1 जो है माइनस नहीं है उसमें, तो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं। अब किसी बच्चे ने रख भी दिया तो गलत भी नहीं है ना। चलिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 4 16 और 9 25। चलिए d निकाल लिए, और जब d निकाल लिए तब ये वाला लगाएंगे, और d नहीं निकाले हैं तब डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे। दोनों है एक ही सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाय 2a, माइनस बी, हाँ अब सबका मान रख दीजिए, माइनस b बराबर कितना? -3। देखिए 2 माइनस कैसे हुआ समझ गए होंगे आप लोग। एक माइनस तो ये वाला, और एक b बराबर -3, मतलब यहाँ b को भी अपना माइनस है तो 2 माइनस हो गया। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी के पास एक कार है ना, उसको जिस कंपनी में काम करता है वहाँ से भी एक कार मिल गया तो 2 कार हो जाता है ना। उसी तरह से b को यहाँ अपना भी माइनस है और एक यहाँ सूत्र से भी माइनस मिल गया तो 2 माइनस हो गया। रूट अंडर d का मान कितना? 25 बाय 2a, a का मान कितना है? 1। सबका मान रख दिए, है ना। अब इधर वाला हम सूत्र वाला मिटा देते हैं, आप लोग शायद उतार लिए होंगे। सूत्र, सारा सूत्र एक अलग जगह पर लिखें, एक साथ लिखें,
जैसे बहुपद में भी सूत्र आया था, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण सूत्र का एक कॉपी ही बना लें, पतली ऐसी कॉपी तो और बेटर है, और नहीं तो मैथ की कॉपी में लास्ट 25-30 पेज रखें सूत्र के लिए। सब जो भी सूत्र आएगा पूरे बुक में हम लोग एक जगह लिखा रहेगा तो आपको सहूलियत होगी। माइनस 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 +3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 2 × 1 2। अब देखिए एक बार 3 + 5/2 है ना, और एक बार हो जाएगा 3 - 5/2। 5 3 8/2, 3 में 5 गया, -2/2, 2 से कट गया 4, 2 से 2, एक बार में 4 और -1। यही आंसर शायद उस विधि से भी आया होगा, बिल्कुल आना ही चाहिए। तो ये जो x का मान निकला, आप लोगों ने देखा कि हम इसको मूल सूत्र विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना? नहीं, दोनों विधि से आंसर सेम आया, चाहे आप गुणनखंड से बनाइए, चाहे जैसे कि हम लोग वहाँ दो चर वाले समीकरण में पढ़ते थे, किसी भी विधि से बनाते थे x और y का सेम आंसर आता था, है ना? उसी तरह से द्विघात समीकरण में भी आप किसी भी विधि से बनाएं आंसर सेम आएगा, मतलब उसका मूल रूट सेम आएगा। उस विधि से भी आंसर यही आया था और इस विधि से भी, मतलब सूत्र विधि से भी आंसर यही आया। यदि एग्जाम में आपको लिखा रहे कि फलना विधि से बनाएं सूत्र विधि से, तब तो सूत्र से ही बनाना होगा। गुणनखंड विधि से बनाएं तो गुणनखंड से ही बनाना होगा। यदि विधि नहीं लिखा हुआ है तो जो आपको अच्छा लगे, यह भी बिल्कुल आसान विधि है। क्या किए, जब यहाँ तक हो गया 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, एक बार प्लस वाले को अलग कर दिए, माइनस वाले को अलग कर दिए, बीच में कॉमा, 5 3 8/2 मतलब 4, और 3 में 5 गया, -2/2 1, 4 - 1। सिंपल सा बात है ना? यही हो गया मूल या हल, जो बोलिए। तो हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को अभी दो विधि पढ़ चुके, एक गुणनखंड विधि, एक सूत्र विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि भी होता है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसको उतार लीजिए ध्यान से आप लोग, अपने अपने वीडियो को रोक करके। देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 10 - 5x = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छा मज़ेदार हल्का सवाल है। देखिए सबसे पहले हम लोग सजा लें इसको मानक रूप में। ये सजा हुआ नहीं है, ज़्यादा सहूलियत होगी हमें। -5x इधर -10। बहुत सारे बच्चे ने पूछा था कि सर -5x जब इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं, जब -5x बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तब ना उसका चिन्ह बदलेगा। ये तो अभी अपने घर में ही घूम रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, तो इससे चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह कब बदलता है? जब उसका साइड चेंज होता है। मान लीजिए बराबर के बाएं साइड में है, ये दाहिने साइड में चला जाता, या दाहिने साइड का चीज़ बाएं साइड में आ जाता इस पार, तो फिर उसका चिन्ह बदलता है ना। चलिए, तो अभी मैंने इसको पहले सजा लिया। है ना। देखिए अब हमको दो मूल होते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते थे, उसी तरह द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल। नियम ही है, जितना घात उतने ही मूल। एक चर वाला होगा, एक घात वाला होगा यदि, तो एक मूल निकलता है। यदि 2 घात वाला है, जैसे ये द्विघात समीकरण है, तो इसके x के कितने वैल्यू निकलेंगे? 2 वैल्यू निकलेंगे। 3 घात वाला तो x का 3 मान, 4 घात वाला तो x का 4 मान, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग ABC लिख लिए। हमको निकालना क्या है? मूलों का योगफल और गुणनफल। देखिए मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? वही सूत्र होता है
जो बहुपद में आपने पढ़ा था। द्विघात बहुपद में क्या होता था, मूलों का योगफल बराबर -b/a, बस वहाँ शून्यक था, यहाँ मूल है, सूत्र वही होगा। सूत्र क्या होगा, वही होगा -b/a। तो माइनस b का मान कितना, -5/a, a का मान कितना 3, माइनस माइनस प्लस 5/3। मजा आया, बिल्कुल आया होगा। देखिए वहाँ पर शून्यकों का पढ़ते थे द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद से आप तुलना करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा, सारा सस्पिशन दूर होगा। वहाँ पर शून्यकों का योगफल होता था बहुपद में, यहाँ पर समीकरण में क्या होगा, मूलों का योगफल होगा। सूत्र वही -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, जो यहाँ शून्यकों का होता था, यहाँ मूलों का। मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। c कितना है, -10/a, a कितना है 3, कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, है ना, 2 आंसर हो गया। यही निकालना था, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखते रहें आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है ना। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, यदि अच्छे से आप पढ़ें तो। थोड़ा समय देना होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इसको। चलिए इसको उतार लीजिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। आपके सामने एक सवाल है, एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल क्रमशः 3 एवं -2 हों, है ना। वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे बहुपद ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पढ़ रहे हैं समीकरण ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं, लगभग उसी तरह है सब कुछ। माना एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, एक मूल को क्या मान लीजिए, अल्फा, एक को बीटा, किसी को भी मान सकते हैं आप। अल्फा इसको भी मान सकते हैं, बीटा इसको भी, वो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर लीजिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, इसका ज़रूरत आगे पड़ेगा। 3+, देखिए फिर माइनस में है तो पहली बार ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। माइनस जब भी आए तो फर्स्ट टाइम उसको ब्रैकेट में रखना है, और अगला टाइम में उसका ब्रैकेट हटा देना है। प्लस इंटू माइनस, -2 1, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -2 -6। चलिए एक बार हम निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए जब हम द्विघात बहुपद निकालते थे केवल ये बराबर 0 नहीं होता था, बस इतना सा ही अंतर। और आज हम द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं तो बराबर 0 भी होगा, बस। अब आप बहुपद वाला पढ़ें, चलिए जो नहीं भी पढ़े हैं वो समझ लीजिए, ऐसा होता है। सूत्र है, देखिए जितना भी सूत्र हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट बता दिए। आप चाहें तो उसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया, है ना, उसका भी यदि हमें समय मिला, है ना। एग्ज़ाम में चूंकि सिद्ध करने वाला नहीं देता है, इसलिए हम अभी उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं, समय कम है। यदि आप कहेंगे तो हम उसको सिद्ध को, जैसे कि हम बताए कि x बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2 कहाँ से आया, ये भी आप निकाल सकते हैं, निकाल भी देंगे, चिंता नहीं करना है। अभी तत्काल हम जान लेते हैं कि ये होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, -6 बराबर 0। x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस इंटू -6 इक्वल टू 0। देखिए निकल गया द्विघात समीकरण। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 पुट कर दिए और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर दिए -6। ये जो निकला x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है जो हमें पूछा गया है।
तो हम लोग 3 टाइप का चीज़ पढ़े। सबसे पहला पढ़े मूल ज्ञात करने के लिए 2 विधि से, गुणनखंड विधि से, दूसरा सूत्र विधि से। दूसरा पढ़े मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए, है ना। और तीसरा पढ़े द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो आज हम 3 टाइप का होमवर्क भी आपको देने जा रहे हैं। आपको बना करके जितना जल्दी होगा अच्छे से बना करके भेजना है ना, ताकि हमको भी संतुष्टि मिले, खुशी मिले कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है, बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद तो रिजल्ट तो होना ही है। चलिए इसको आप लोग उतार लें और होमवर्क के लिए तैयार हो जाएं। ये रहा आपका होमवर्क। एक बार पहले हम समझा देते हैं, फिर आप लोग उतार लेंगे। 1 नंबर में क्या दिए हैं, गुणनखंड एवं सूत्र दोनों विधि से मूल ज्ञात करें। टोटल इसमें 10 सवाल हैं, 1 से लेके 5, 6 से लेके 10। आपको क्या करना है, इसका दोनों विधि से मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड और सूत्र दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं गलती की है, उसको आप चेक करके पकड़ें कहाँ गलती है। यदि सेम आ गया मतलब आप सही है, खुश हो जाइए आप, ठीक है। दूसरा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्नलिखित हों। 5 सवाल मैंने दिया है। इसमें क्या करना, 1 2 3 4 5 मतलब अल्फा और बीटा इसका दिया हुआ है, दोनों मूल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है, जैसा अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तीसरा नंबर में क्या है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सवाल है इसमें। आपको क्या करना है, इसमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है, वो भी मैंने अभी बता दिया है। और एक बात मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए कह दूं कि आप फिर ये गलती कुछ बच्चे करेंगे ज़रूर। क्या गलती करेंगे, 2 गलतियां होंगी, मैं अभी बता देता हूं, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहेंगे। पहला, जो सजा हुआ नहीं है उसको सजा के बनाएं, ये गलतियां होगी। बहुत बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे a बराबर 10 b बराबर -2, हो गया गलत। सबसे पहली गलतियां होंगी कि इसको सजा लें, मतलब मानक रूप में बड़ा पावर वाला पहले, कम पावर वाला उसके बाद और अचर पद उसके बाद, ये हुआ मानक रूप में ला लें। दूसरी गलतियां क्या हो सकती है, पहले ही मैं आगाह कर देता हूं ताकि ना हो होमवर्क में, हमको भी होमवर्क देखने में मजा आए। दूसरी गलतियां ये हो सकती है कि जैसे कि a बराबर 1 है, c बराबर -5 है, ये x अचर पद है तो ये c हो गया। कौन सा टर्म नहीं है, तो b नहीं है ना। तो देखिए जहां भी इस तरह का आएगा जरूरत, जैसे यही सवाल है, a बराबर -2 है और c बराबर ये अचर पद है, जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। मिडिल टर्म के गुणज को b कहा जाता है। अब मान लीजिए इसमें मिडिल टर्म मध्यम पद नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। पहले सजाना है, उसके बाद a b c निकालना है, जिसका गुणज नहीं है उतना बराबर 0। उसके बाद कोई गलतियां नहीं होंगी। ये 2 बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सारा सही होगा। इसको अच्छे से क्या करें, आप लोग उतार लें, अपने वीडियो को रोक करके इसको उतार लें। ये होमवर्क है और मैं कल चैप्टर स्टार्ट करूंगा। देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा, कितना मन लगेगा बनाने में। जिन बच्चों ने इसे, जो बच्चे इसे बना करके भेजेंगे बखूबी, उनको कल से पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप हैबिचुएटेड होते जाएंगे तब ऑनलाइन क्लास के लिए, तब आपको धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसको अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लें। अब मैं क्लास समाप्त करने जा रहा हूँ। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, है ना। चूँकि लॉकडाउन है, कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखना ज़्यादा आवश्यक है। यदि हर कोई अपना ख्याल रख ले केवल, तो फिर ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चलिए धन्यवाद। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक करके इसे उतार लें।